इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्करेंट स्केड्यूल्स। ओके, या इसी को बोल दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्केड्यूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितने पॉसिबल स्केड्यूल्स होंगे, जैसे सपोज करो हमारे पास m ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शंस n1, n2, n3, nm हैं। ओके, तो इससे जितने भी पॉसिबल कॉन्करेंट स्केड्यूल बनेंगे एग्जैक्टली उतने ही टोटल क्या होंगे, पॉसिबल स्केड्यूल्स होंगे। ओके, तो अब यहां पर हमें यह कंप्यूट करना है कि कितने पॉसिबल टोटल कॉन्करेंट स्केड्यूल होंगे। तो इसके पहले आपने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सीरियल स्केड्यूल्स। तो वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर अरेंजमेंट हो रहा था ट्रांजैक्शंस का, कि m ट्रांजैक्शंस गिवन थी, उनके कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं। ओके, तो m फैक्टोरियल उसके टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स थे और वही उतने ही नंबर ऑफ सीरियल स्केड्यूल्स आ रहे थे m ट्रांजैक्शंस के लिए। लेकिन यहां पर क्या है, चूंकि कॉन्करेंट स्केड्यूल में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनकी इंटरलीविंग होती है और उनकी इंटरलीविंग के बेसिस पर क्या होता था, स्केड्यूल बदल जाता है। ओके, तो अब इसका मतलब है कि इसमें ऑपरेशंस कंसीडर की जाएंगी। ओके, और यहां पर ट्रांजैक्शन किस ऑर्डर में आ रही हैं वो मैटर नहीं कर रहा, उस ट्रांजैक्शन की इंस्ट्रक्शंस टाइम के पॉइंट ऑफ टाइम में किस ऑर्डर में आ रही हैं वो मैटर कर रहा है। इसका मतलब इसमें हमें क्या निकालना है, पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ ऑपरेशंस, हमें ये कंप्यूट करना है। जितने जो मींस जितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनके सारे ऑपरेशंस को। ओके, तो वही हमको क्या देगा, वही देगा हमको इसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉन्करेंट स्केड्यूल्स। तो अगर m ट्रांजैक्शन थी तो आपने सीधे बोला m फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। अब यहां पर टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ ऑपरेशंस, तो टोटल ऑपरेशंस कितने हैं, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nm। ओके, तो इसका फैक्टोरियल, इतने पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेशंस होंगे। तो इसको मैं लिखता हूं यहां पर क्या, n1 प्लस n2 प्लस n3 और ये करते हुए प्लस nm, इसका फैक्टोरियल। ओके, अभी ये पूरा आंसर नहीं हुआ। एक चीज हमको इसमें से मींस इसमें से कुछ ऐसे स्केड्यूल्स इंक्लूड हो गए हैं जिनको एक्चुअल में इंक्लूड नहीं होना चाहिए था। ओके, वो कौन से स्केड्यूल्स हैं जरा देख लेते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं कहूं कि अगर सीरियल स्केड्यूल की बात करो, ओके, तो इसमें बोलेंगे कि T1 फॉलोड बाई T2 या T2 फॉलोड बाई T1, अगर ये दो मेरे को ट्रांजैक्शंस गिवन है तो। ओके, लेकिन अगर मुझे कॉन्करेंट इसमें से निकालना है तो याद रहे, जैसे सपोज करो T1 को मैं पिक करता हूं, तो मैंने कहा कि जब इसका स्केड्यूल बनेगा तो R1 जो इंस्ट्रक्शन है A और इसके बीच में, इस R1 और इस W1 के बीच में अगर इंटरलीविंग हो गई, कोई दूसरी ट्रांजैक्शन, कोई तीसरी ट्रांजैक्शन, कोई चौथी ट्रांजैक्शन, उनके ऑपरेशंस बीच में आ सकते हैं। ओके, उनके ऑपरेशंस बीच में आ सकते हैं इस R1 और इस W1 के बीच में, लेकिन कभी भी इसका इन दोनों का ऑर्डर नहीं बदल सकता है। ओके, मींस R1 के बाद ही W1 रहेगा। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि जो एक ट्रांजैक्शंस में जितनी भी ऑपरेशंस हैं, ओके, वो सारी की सारी सेम ही ऑर्डर में रहेंगी। आप जब सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ ऑपरेशंस निकाल रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ट्रांजैक्शन में जितनी ऑपरेशंस हैं, जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका ऑर्डर ना चेंज हो जाए। ओके, जबकि अभी आपने जो ये पॉसिबल अरेंजमेंट लिखा है इसने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है
इसने उसका इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जो N1 इंस्ट्रक्शंस हैं T1 की, इनका ऑर्डर नहीं चेंज हो सकता है। ऑर्डर नहीं चेंज हो सकता, इसका मतलब है कि R1 के बाद W1 है, इसके बीच में कुछ भी आ सकता है, लेकिन इनका ऑर्डर W1A और R1A ये नहीं हो सकता है। ओके, एंड देयरफॉर हम क्या करेंगे, इसमें से वो रिमूव कर दें, हटा दें वो अरेंजमेंट्स जो इसका ऑर्डर बदल दे रहे हों। तो उसका मतलब है N1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई N2 फैक्टोरियल, ओके, मल्टीप्लाइड बाई N3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई NM फैक्टोरियल। ओके, ये हमने कर दिया। ये N1 फैक्टोरियल करने से क्या हुआ, डिवाइड करने से क्या हुआ कि वो अरेंजमेंट्स ऑपरेशन के जिनमें क्या हुआ था, इनका ऑर्डर एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शंस की क्या कर दी थी, सारे अरेंजमेंट ले लिए थे, वो हमने रिमूव कर दिए। तो वो काम T1 में भी अरेंजमेंट इसने सारे ले लिए थे पॉसिबल, इनको भी अरेंज कर दिया था, T2 में भी किया था। तो वही T1 के, T2 के, T3 के, जिसमें भी वो ये वाली कंस्ट्रेंट हमने क्या कि उनका ऑर्डर नहीं चेंज हो सकता, वो सारे अरेंजमेंट्स हमने रिमूव कर दिए। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्केड्यूल्स ये हो जाएंगे। तो अब यहां पर एक पॉइंट अब और देखना है कि जैसे हमने कहा जो सीरियल स्केड्यूल्स हैं वो कितने निकले थे m ट्रांजैक्शंस के साथ, m फैक्टोरियल। जो कॉन्करेंट स्केड्यूल होते हैं वो जितने सीरियल होते हैं वो प्लस नॉन सीरियल। नॉन सीरियल स्केड्यूल क्या है, मतलब जैसे कॉन्करेंट स्केड्यूल हमने निकाला, ओके, जिसमें इंटरलीविंग हो रही है ऑपरेशंस की, ओके, तो वो मीन्स उस तरह से हमने क्या किया, सारे कॉन्करेंट ऑपरेशंस निकाल लिए। तो कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस देख ली। तो कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो सीरियल और नॉन सीरियल दोनों स्केड्यूल्स को इंक्लूड करती हैं। मीन्स मेरे पास लेट की दो ट्रांजैक्शन है T1 और T2। T1 में जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो T2 में इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस CPU ओरिएंटेड हैं, ओके, मीन्स वो उनको इनपुट आउटपुट के लिए कोई काम नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो उस केस में क्या होगा, T1 की एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर मीन्स CPU को एक्वायर करेगा T1, ओके, और T1 पहले अपनी सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा और फिर इसके बाद T2 की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी। जबकि हमने क्या किया था, कॉन्करेंट एग्जीक्यूट कराने की कोशिश की थी, ओके। तो इसका मतलब है कि कॉन्करेंट जो स्केड्यूल्स होते हैं वो सीरियल और नॉन सीरियल दोनों को इंक्लूड करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सीरियल स्केड्यूल m फैक्टोरियल है, तो नॉन सीरियल स्केड्यूल क्या है, नॉन सीरियल स्केड्यूल कितने हो जाएंगे, अगर ये जो नंबर आया हुआ है अगर इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉन सीरियल स्केड्यूल्स मिल जाएंगे। जैसे मैं यहां पर लिख दूं नॉन सीरियल्स, टोटल नॉन सीरियल स्केड्यूल्स इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस NM फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल डिवाइड इंटू N3 फैक्टोरियल एंड NM फैक्टोरियल माइनस M फैक्टोरियल, ओके। तो ये इस तरह से टोटल नॉन सीरियल स्केड्यूल्स हो जाएंगे, ओके, एंड दैट्स डन।